नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोदई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत फाउंडेशन कोर्स, जिसमें हम बात कर रहे हैं पहले पेपर हिंदी भाषा एवं संस्कृति की। दोस्तों, हिंदी भाषा एवं संस्कृति के अंतर्गत आज हमारा सेशन नंबर 4 होने जा रहा है। तो लेक्चर नंबर 4 होने जा रहा है, अर्थात कि चौथे टॉपिक पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज एक और नई कहानी पर हम बात करेंगे, जिसमें बात करने वाले हैं गिल्लू कहानी पर। ठीक है ना। कहानी का नाम है गिल्लू और किसने लिखी है ये, तो महादेवी वर्मा के द्वारा। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी का सारांश हम समझेंगे, वही महादेवी वर्मा का जीवन परिचय आज के सेशन में देखेंगे। और साथ ही साथ में कंप्लीट सेशन होने के तुरंत बाद में जो है इसी सेशन में ही हम लास्ट में एमसीक्यू क्वेश्चन आंसरों पर भी डिस्कस करेंगे, जो इस पार्ट से संबंधित होंगे और टॉप कैटेगरी के हो सकते हैं। बात सब कुछ क्लियर है ना। और ये एक बात और बता दूं आगे चलते में कि जो ये फाउंडेशन कोर्स हम बीए सेकेंड ईयर के अंतर्गत कवर कर रहे हैं, ये सिर्फ बीए सेकेंड ईयर के लिए नहीं, बल्कि बीए के साथ ही साथ में बीएससी, बीकॉम, बीबीए या बीसीए या बीएचएससी सेकेंड ईयर के सभी छात्रों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण होगा ये सेशन। क्लियर है। तो आइए बढ़ते हैं। और ये न्यू बैच 2026 के तहत इस नई बैच को स्टार्ट किया गया है। और इस बैच में आप स्टिकर देख पा रहे हो सामने कोने में, लास्ट में देखिए। तो इसमें हिंदी, इंग्लिश, उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण, इन सभी को हम कवर करेंगे। ठीक है, छूटेगा कुछ भी नहीं। तो फाउंडेशन कोर्स पूरी तरह कवर करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद ही जो है हम आगे अन्य सब्जेक्टों पर या अन्य ईयर में प्रवेश करेंगे, या कहें कि अन्य सब्जेक्ट में हम मूव करेंगे। चलिए, तो अब एक बात और मैं यहाँ पर आपको जो नए बच्चे हैं उनको बता दूं। दरअसल यहाँ पर मतलब इस सेशन में, इस चैनल पर सिर्फ फाउंडेशन कोर्स ही नहीं, बल्कि फाउंडेशन के अलावा जो मेन सब्जेक्ट है आपके, जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव, है ना, वोकेशनल, वो सारे सब्जेक्ट में यहाँ पर कवर करवाता हूँ। तो अभी तक इस चैनल पर मैं 60, जी हाँ, मोर देन 60 सब्जेक्ट, 60 से ज्यादा सब्जेक्टों को मैं अभी तक पढ़ा चुका हूँ। यदि आपको उन सब्जेक्टों तक पहुंच बनानी है, देखना है, आपको अपना सब्जेक्ट वाइज करना है डिटेल में, चैप्टर वाइज चैप्टर, तो आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाना होगा। जो बच्चे नए हैं, जिनको पता नहीं होता है कि प्लेलिस्ट क्या होती है, उनके लिए मैंने देखिए ग्राफ भी बना रखा है। तो इसके माध्यम से भी आप सर्च करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। कैसे करना है दोस्तों, जो मोबाइल में भी आपका सेशन चल रहा है, नीचे लास्ट में देखिए यहाँ पर आपको लोदाई क्लासेस, है ना, कोचिंग का नाम लिखा हुआ है। नाम पर क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो खुलकर आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, जिसमें ऊपर कोचिंग का नाम डला होगा। क्लियर है। उसके अलावा यहाँ लास्ट में देखेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो लास्ट में यहाँ पर प्लेलिस्ट नाम का बटन मिल जाएगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये सारे पेज खुल करके सामने जाएंगे। सारे जितने भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाए हैं वो सारे सब्जेक्ट आपके सामने जाएंगे। जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही चैप्टर बाय चैप्टर सारे लेक्चर खुल के आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है ना। तो सभी सब्जेक्टों की सेम प्रोसेस रहेगी, तो आप उसके अनुसार आप इसे कवर कर सकते हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड फ्रेंड्स। प्रज्ञान हिंदी, इससे आप परिचित ही हैं, जहां मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूं आप लोगों के लिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्रज्ञान हिंदी की, उसको विजिट कर लीजिएगा। इसके अलावा फाउंडेशन कोर्स के चारों स्पेशल नोट्स तैयार है, जिससे मैं जिस कंटेंट के साथ में मैं क्लास लेकर के आता हूं, आप लोगों को पढ़ाता हूं, वो डिटेल में जो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये नोट्स आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ले सकते हैं। इसके लिए नंबर दिए गए, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप या कॉल कीजिए, आपको जो है नोट्स अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है ना। इसके लिए छोटा सा चार्जेस तय किया गया है, तो वो मैं आपको सब व्हाट्सअप पर ही आपको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। आज का हमारा सेशन होने वाला है एक अजीब सी कहानी। क्या है कहानी? गिल्लू। ये गिल्लू किसका नाम है दोस्तों? तो एक छोटी सी गिलहरी का नाम गिल्लू है। तो गिल्लू और लेखिका दोनों के बीच का एक प्रेम संबंध है। एक तरह समझिए प्रेम, लगाव या संवेदना का एक ऐसा संबंध है जिसे संभवतः आज तक की किसी कहानी में आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। जब इस कहानी को हम डिटेल में पढ़ते हैं तो एक अलग ही जो है विचारों का इसमें समावेश किया गया। तो एक अलग ही जो है यहाँ पर रस देखने को मिलता है लेखिका और गिलहरी के मध्य में। तो इस पूरी कहानी का सारांश हम आज इस कविता के माध्यम से, सेशन के माध्यम से समझेंगे। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम इस पूरी कहानी को या कहें कि इस पूरे लेक्चर को किस क्रम में आगे बढ़ाने वाले हैं, ताकि आपको पूरी तरह से डाउट क्लियर रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो हम इस सेशन में महादेवी वर्मा, जो कि इस कहानी की, इस कविता की लेखिका है ना, उनके जीवन परिचय हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम प्रश्न जो है यहाँ जीवन परिचय से पूछे जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद में हम पहुंचेंगे कहानी की भूमिका पर, मतलब सारांश पर। एक संक्षिप्त रूप में कहानी का पूरा सारांश समझ लेंगे, बिना कहानी पढ़े उसका सारांश समझेंगे कि एक्चुअल में ये कहानी
क्या थी, ताकि उस कहानी पर आधारित जो प्रश्न है उनका आंसर हम टिक लगा पाए। और लास्ट में हम देखेंगे इस पाठ से संबंधित कितने महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हो सकते हैं, उन प्रश्न उत्तरों को भी डिस्कस करेंगे। क्लियर होगा ना? तो चलिए इन सभी बिंदुओं को वन बाय वन करके एक एक करके डिस्कस करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम लेखिका के जीवन परिचय पर मूव करते हैं। थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ूंगा, है ना, क्योंकि रटने जैसा कुछ भी नहीं होता है। और ये जो पीडीएफ बनेगी क्लास नोट्स है ना, इसका मैं नोट्स जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ को। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महादेवी वर्मा, जो कि इस कहानी की लेखिका है। इनके जीवन परिचय से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है सिर्फ उन पर डिस्कस करेंगे, कंप्लीट जीवन परिचय भी नहीं देखने वाले हैं। जो वही पॉइंट में यहां पर रख रहा हूं आपके सामने जहां से प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर है? अनावश्यकता की जो सामग्री थी वो मैंने यहां से रिमूव कर दी, हटा दी है। देखिए सबसे पहले तो हम बात कर ले जन्म से, क्योंकि जन्म पर आधारित भी कई प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो जन्म जो है इनका 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश कहां पर? तो ये फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा, और उनकी माता का नाम था हेमा रानी वर्मा। क्लियर है? इनके पिताजी का जो काम था वो ये प्राध्यापक थे, और इनकी माताजी जो है धार्मिक और संगीत प्रिय हुआ करती थी। तो कभी कभार यहां से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मेन था इनके नाम आपको याद करना होगा। ठीक है ना? तो 26 मार्च 1907 को इनका जन्म होता है उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। इनके पिता का नाम था गोविंद प्रसाद वर्मा और माता का नाम था हेमा रानी वर्मा। क्लियर? बचपन में ही स्वरूप नारायण वर्मा के साथ में इनका विवाह तय हो जाता है या विवाह हो जाता है। ठीक है? तो इनका जो विवाह हुआ था ये बचपन में, मतलब इस तरह से बाल विवाह इसको कह सकते हो, बचपन में विवाह हो गया था। तो एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाई, इस कारण से फिर आगे चल करके ये दोनों अलग भी हो जाते हैं। क्लियर? अच्छा, इसके बाद में कभी कभार प्रश्न शिक्षा से भी पूछ लिया जाता है कि इनकी शिक्षा कहां से हुई थी दोस्तों। तो याद रखिएगा संस्कृत में इन्होंने एमए किया था, संस्कृत में एमए किया था इलाहाबाद से। क्लियर है? और इसके अलावा शिक्षण कार्य के अंतर्गत इन्होंने शिक्षण कार्य भी किया है। 1933 में 1933 में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य रही है ये। ठीक है? इसके अलावा नारी शिक्षा और सामाजिक स्वतंत्रता की कट्टर समर्थक रही है। तो ये था इनका जन्म। ठीक है? और शिक्षा दीक्षा का कार्य, इससे संबंधित प्रश्न आपको आगे देखने को मिलेंगे, इसलिए एक पॉइंट पर पूरी एक सतर्कता बनाए रखिएगा। चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं कि इनका साहित्य में क्या योगदान रहा। साहित्य में योगदान की अगर हम बात करें दोस्तों, तो कल वाले सेशन में भी मैंने आपको बताया था छायावाद के 4 स्तंभ, छायावाद के 4 स्तंभ, जिनमें जयशंकर प्रसाद है ना, और निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा थे। ठीक है? तो ये इनकी भूमिका जो है साहित्य में अगर बात करें भूमिका की इनकी, तो छायावाद में जो 4 पिलर हैं उनमें से एक पिलर ये रही है। ठीक है? काव्य संग्रह की बात करें तो काव्य संग्रह के अंतर्गत जो मुख्य है, सभी नहीं, काव्य संग्रह इनका बहुत बड़ा है, लेकिन जो मुख्य काव्य है निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा और यामा जैसी कृतियां इसके अंतर्गत शामिल की गई है। तो इस जो कृतियां मैंने यहां पर बताई, इनको थोड़ा सा आप याद करने का प्रयास कीजिएगा, ये मुख्य है और इनके इर्द गिर्द ही एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और लास्ट में हम बात कर ले इनकी गद्य रचनाओं की। ठीक है? तो गद्य रचनाएं कौन कौन सी है, तो इनका नाम जितना याद हो जाए प्रयास कीजिएगा, बाकी मैं आपको प्रश्न डिस्कस करवाऊंगा तो वहां पर आप अपने आप ही अटेम्प्ट कर लेंगे। देखिए अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार आदि निबंधात्मक कृतियां हैं। और साथ ही 1942 में श्रृंखला की कड़ियां, है ना, इसमें महिलाओं की स्थिति पर भी इन्होंने तीखे निबंध संकलित किए हैं। क्लियर है? तो महिलाओं की स्थिति के संबंध में कहां पर देखने को मिला है? श्रृंखला की कड़ियां। ठीक है? 1942 में रचित है ये, तो इस पर विशेष फोकस कीजिएगा आप लोग। और इसके अलावा जो निबंधात्मक कृतियां हैं, ठीक है, जिस चलचित्र है ना, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी आदि आदि, तो इनका थोड़ा सा आप 2-4 बार पढ़ लेंगे ना, तो अपने आप ये नाम थोड़े से दिमाग में सेट हो जाते हैं और आवश्यकता पड़ने पर अपने आप दिमाग से निकलने भी लग जाते हैं। तो रटना नहीं है, क्या करना है, ध्यान से अच्छे से सतर्कता के साथ में इनको अच्छे से पढ़ना है। 4 से 5 बार रिपीट कीजिए, बार बार पढ़िए, कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये आदत बना लीजिए इसमें अपनी। चलिए आगे बात करते हैं इनको कब कब सम्मानित किया गया, कहां कहां, है ना। तो देखिए 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया इनको। अब इसको याद ऐसे रखिएगा आप लोग, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, जो कि
मरणोपरांत दिया जाता है, उनकी मृत्यु के बाद दिया जाता है। कौन सा? पद्म विभूषण। तो 1956 में पद्म भूषण दिया गया, 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया इनको। और इतना ही नहीं दोस्तों, 1979 में साहित्य अकादमी फेलोशिप और वहीं 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। तो इतने सारे सम्मान इनको सरकार की ओर से दिए गए हैं, है ना। तो ये अपने आप में, क्योंकि छायावाद के चौथा पिलर के रूप में इनका विख्यात होना आम बात नहीं है, ठीक है। तो उन्हें जो है हिंदी में कोलकाता करुणा और कोमलता, माफ कीजिएगा, कोमलता करुणा श्रृंगार की अभिव्यक्ति के लिए जाना गया। और यही कारण है कि उन्हें आधुनिक मीरा की भी संज्ञा दी गई थी। आधुनिक मीरा, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आधुनिक मीरा की संज्ञा किसको दी गई थी। और वहां पर 4 लेखिकाओं या दार्शनिकों के नाम रख दी जाते हैं, इनमें से एक महादेवी वर्मा का नाम होता है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं लेखन शैली और थीम की। तो लेखन शैली में हम बात करें दोस्तों सबसे पहले भाषा की। तो भाषा जो है, इन्होंने जो भी लेखन कार्य किया है उनकी सरल भाषा में इन्होंने लेखन कार्य किया है। सहज भाषा में सरल सहज कौन सी होती है? खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के कई रूप है, तो उनमें से जो सरल सहज रूप है खड़ी बोली का, उसमें इन्होंने अपना पूरा लेखन कार्य किया है। संस्कृत जो खड़ी बोली थी उनकी, जिसमें उन्होंने कार्य किया, वो संस्कृत समृद्ध थी, मतलब अधिकतम संस्कृत के शब्दों का उसमें समावेश किया गया और अलंकार का भी उसमें यूज किया गया, प्रयोग किया गया है। और भावनाओं की बात करें तो विरह में वेदना, ईश्वर के प्रति श्रृंगारिक प्रेम, करुणा और आत्मचिंतन, ये इनके प्रमुख भावनाओं में प्रमुख है। भावनाएं मतलब उनके लेखन में जो भावनाएं देखने को मिलती है उसकी हम चर्चा करते हैं। इसके अलावा सामाजिक सुधार, नारी मुक्ति या नारी शिक्षा, ये उनके गद्य के सबसे प्रमुख विषय रहे हैं। तो गद्य के प्रमुख विषय मैंने आपको लास्ट में ही बताया था। और यहां पर देखिए, सामाजिक सुधार, नारी शिक्षा, नारी मुक्ति, कुल मिलाकर के नारियों के महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में महादेवी वर्मा ने अथक प्रयास किए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, जो हमने अभी तक पूरा इनका जीवन परिचय देखा है और विभिन्न तथ्य देखे हैं, उसके आधार पर एक संक्षेप में सारणी बना करके लाया हूं, ताकि लास्ट में आप सटीक सा रिवीजन लगा सके। जैसे जन्म मृत्यु कब हुई थी, तो 26 मार्च 1907 को इनका जन्म हुआ, 11 सितंबर 1987 को इनका जो है निधन हो जाता है। शिक्षा इनको इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मिली थी, और कहां से? एमए किया था, संस्कृत से किया था। प्रमुख भूमिका जो है प्राचार्य, कवयित्री और नारीवादी की इनको भूमिका इन्होंने निभाई है। और प्रमुख जो इनके सम्मान है, पद्म विभूषण, है ना, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ आदि आदि पुरस्कारों से इनको सम्मानित भी किया गया है। क्लियर है। चलिए बाकी का जो है इनके सम्मान में कुछ वाक्य मेरी ओर से लिखे गए हैं, तो इनको भी आप लोग जो है पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं जिस कहानी पर आधारित हमारा आज का पूरा सेशन है। कौन सा? गिल्लू कहानी। ये गिल्लू कहानी क्या है? दरअसल पहले तो इस गिल्लू का नाम आप समझ लीजिए, गिल्लू जो है किसी अन्य जानवर का या किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है एक छोटी सी प्यारी सी गिलहरी का नाम। किसका नाम है? एक गिलहरी का नाम। तो गिलहरी और महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका, दोनों के बीच की ही ये कहानी है, दोनों के संवाद की ये कहानी है। तो जैसे मैं 1 बाय 1 करके इस कहानी को पूरा पढ़ूंगा, पढ़ते ही आप जो है उस कहानी का पूरा सारांश समझते जाएंगे। रटना कुछ भी नहीं होता है मेरे दोस्त। क्या करना है? कहानी के सारांश में सिर्फ पढ़िए, उसके सारांश को समझिए, क्योंकि उसके आधार पर आप आसानी से प्रश्न उत्तर दे पाएंगे, प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। क्लियर है। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सारांश पढ़ना। दरअसल गिल्लू महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई एक भावनात्मक और करुणामयी कहानी है, जो एक छोटी सी गिलहरी और लेखिका के बीच स्नेह बंधन को दर्शाती है। एक दिन महादेवी वर्मा को अपने आंगन में घायल अवस्था में एक नन्ही सी गिलहरी दिखती है। वह शायद घोंसले से गिर गई थी और 2 जगहों से वो घायल भी हो चुकी थी। लेखिका को उस पर दया आ जाती है और वे अपने जो है पास ले जाकर के बड़ी सावधानी से उसकी देखभाल करती है। उसको जो घाव लगे थे उन घाव को वो साफ करती है, घाव में दवा लगाती है और धीरे धीरे वह गिलहरी अब स्वस्थ होने लगती है। जब वह गिलहरी ठीक हो जाती है तो लेखिका उसे प्यार से उसको एक नाम देती है, गिल्लू, और वह खिड़की पर एक छोटी सी टोकरी में उसका घर बना देती है। गिल्लू बहुत चंचल, प्यारा और समझदार थी या समझदार था। ठीक है। आगे की कहानी कुछ ऐसी है कि वह लेखिका के लिखने के समय उनके पास खेलने आ जाता, कभी पैर छूता, कभी पर्दे पर चढ़ जाता, भूख लगने पर चिक चिक करके आवाज देता और बदले में उसे क्या बिस्किट या काजू खाने को मिलते। कुछ समय बाद गिल्लू को बाहर जाने की अनुमति मिलती है। वह दिन भर बाहर रहता, लेकिन शाम को अपने झूले पर लौट आता। लेखिका और गिल्लू के बीच एक गहरा आत्मीय रिश्ता बन जाता है। लेकिन
अब कहानी कुछ मोड़ लेती है। एक बार जब लेखिका बीमार होती है तो वो अस्पताल चली जाती है। तो जब लेखिका अस्पताल चली जाती है तो ये गिल्लू को कुछ रास नहीं आता, अच्छा नहीं लगता है। गिल्लू उदास हो जाता है, खाना नहीं खाता है और वो किसी के पास न जाता है न किसी को अपने पास आने देता है। लेकिन लेखिका जब वापस घर लौटती है अस्पताल से तो गिल्लू धीरे धीरे कमजोर हो जाता है और एक रात वह लेखिका की उंगली पकड़ करके बैठ जाता है जैसे अंतिम विदा ले रहा हो। सुबह होते ही वह हमेशा के लिए शांत हो जाता है। लेखिका उसे अपने घर के बगीचे में सोन जूही की बेल के नीचे दफनाकर उसे अंतिम विदाई देती है। दोस्तों कहानी में मुख्य कहानी इतनी ही थी, लेकिन इस कहानी की कुछ मुख्य बातें हैं उनको भी आप एक बार देख लीजिएगा ताकि प्रश्न यहां से बन सकता है। जैसे अगर संक्षेप में देखें तो यह कहानी इंसान और पशु के बीच आत्मीय संबंध को दर्शाती है। इसके अलावा गिल्लू केवल एक गिलहरी नहीं बल्कि प्रेम, विश्वास और वफादारी का भी प्रतीक साबित होती है। महादेवी वर्मा का करुणामय और संवेदनशील हृदय इस कहानी में स्पष्टता झलकता है। निष्कर्षतः यदि बात करें तो गिल्लू एक छोटी गिलहरी की सच्ची कहानी है जो हमें सिखाती है कि प्रेम और संवेदना केवल इंसानों के बीच ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों के साथ भी गहराई से जुड़ सकती है। तो कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, ये एक इंसान और एक पशु के बीच में जो गहरी आत्मीय संबंध को दर्शाने वाली ये कहानी है, इसका सारांश आपको सुनकर के कैसा लगा? और अब क्या मुझे बताइए, क्या इस पर आधारित कोई प्रश्न बनेगा तो क्या आप उसका आंसर नहीं दे पाएंगे? इसमें क्या रटने की आवश्यकता पड़ी बताइए? कुछ भी नहीं। तो आइए मूव करते हैं सेशन के थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में जहां हमें बात करनी है पाठ से संबंधित मुख्य वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तरों की। पहला प्रश्न है, गिल्लू एक छोटी सी जीव थी। गिल्लू एक छोटी सी जीव थी, कौन सा जीव था? कुल मिलाकर प्रश्न में यह पूछा गया है, चिड़िया, कुत्ता, गिलहरी या खरगोश। ये एग्जाम में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। बस आवश्यकता क्या है आपको कि हर एक पार्ट को एक सजीवता के साथ में उसको पढ़ के जाइए। सजीवता है ना, जिसमें आप जागृत रहें, उसको समझिए, पढ़िए, भावनाओं के साथ कनेक्ट करके उसको पढ़िए। हिंदी का मतलब हिंदी यही तो है, आपकी भावनाओं को टच होना चाहिए। चलिए, तो चिड़िया, कुत्ता, गिलहरी या खरगोश, आसानी से आप जवाब दे पाएंगे ऑप्शन सी, गिलहरी। अगला प्रश्न है, कवियत्री ने गिल्लू को पहली बार कहां पाया था? किताबों के बीच में, बगीचे में, गमलों पर, पानी के पास या आंगन की दीवार पर? इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बगीचे में, गमलों पर, ऊपर से गिरी हुई थी। क्लियर? अगला प्रश्न है, गिल्लू को पानी कैसे दिया जाता था? कैसे दिया गया था? कॉटन की बत्ती बनाकर, चिड़ियों के पंख से, चम्मच से या सिरिंज से? तो दोस्तों यहां ऑप्शन ए करेक्ट होगा कि लेखिका ने गिल्लू को पानी कैसे पिलाया जब वो घायल थी, तो कॉटन की बत्ती से। क्लियर? अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 लेते हैं, महादेवी वर्मा की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1983, 1987, 1990 या 1979? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑप्शन बी 1987। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का जन्म वर्ष और स्थान कौन सा है? जन्म वर्ष और स्थान कौन सा है? 26 मार्च 1907 फर्रुखाबाद या 21 फरवरी 1899 महिषादल या फिर 26 मार्च 1910 इलाहाबाद या 11 सितंबर 1987 अलवर? राइट आंसर इज ए। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा क्यों कहा जाता था? उन्होंने मीरा बनकर कविताएं लिखी इसलिए, या फिर उनके काव्य में करुणा और भक्ति का भाव प्रमुख था इसलिए उन्होंने मीरा के जीवन पर कविता लिखी इसलिए, या फिर मीरा की तरह ही उन्होंने भिक्षाटन किया था इसलिए? अब इतने सारे ऑप्शन देखकर आप सटीकता के साथ समझ गए होंगे कि उन्होंने काव्य में करुणा और भक्ति का भाव प्रमुख रूप से डाला था, इसलिए उनको आधुनिक समय की या मीरा कहा जाता था। क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्लू भूख लगने पर कैसे सूचित करता था? भौंककर, चीखकर, चिक-चिक या हंसकर? है ना? यदि आपको पता है कि गिल्लू यहां पर गिलहरी का नाम है तो ऑब्वियसली आप आंसर सही लगा पाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवियत्री के अस्पताल में रहने के दौरान गिल्लू ने क्या किया? भाग गया, खाना रोक लिया, ये गाना गाया या कुत्तों से? तो ऑप्शन बी सही आंसर है। ठीक है ना, उसने खाना बंद कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस काव्य पाठशाला की प्रमुख कवियत्री थी? छायावाद की, आधुनिक काव्य की, नवयुगक की या मुक्त छंद की? तो यहां पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आधुनिक काव्य की मुख्य कवियत्री थी। चलिए अगला प्रश्न है, गिल्लू कहानी किसने लिखी थी? कोई आंसर है ना, समझ गए आप लोग। चलिए आगे अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा किस प्रकार की कवियत्री थी? छायावादी, तो छायावाद के चौथे स्तंभ यही है, इसलिए ऑप्शन बी छायावादी, माफ कीजिएगा, आधुनिक, एक सेकेंड,
इसका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। यहां प्रश्न पूछा गया है महादेवी वर्मा किस प्रकार की कवियत्री थी, ठीक है, किस प्रकार की, तो यहां पर ऑप्शन आएगा आपका आधुनिक कवियत्री, आधुनिक कवियत्री। और छायावाद भी इसका राइट आंसर हो सकता है। लेकिन अब एक बात यहां पर गौर से सुन लीजिए, देखिए एग्जाम में जब इस प्रकार का प्रश्न आएगा ना, तो ये जो आप देख रहे हैं या तो छायावाद होगा एक ऑप्शन, या फिर आधुनिक होगा एक ऑप्शन। दोनों एक साथ एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे, निश्चिंत रहिए। और अगर दोनों ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिल गए तो ऑप्शन ए भी करेक्ट हो सकता है और ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, कोई डाउट नहीं है इसमें। दो में से कोई सा भी आप टिक लगा के आओगे ना, एग्जामिनर जो है आपका आंसर क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। क्लियर? चलिए, क्योंकि मिस्टेक उसकी थी ना, इसमें आपकी नहीं थी। अगला प्रश्न है गिल्लू एक का नाम था डॉट डॉट, किसका नाम था? गिलहरी का नाम था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, गिलहरियों का जीवन काल लगभग कितना होता है? 1, 2, 3 या 5 वर्ष का? यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 2 वर्ष मैक्सिमम इनका जीवन काल होता है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा निम्नलिखित में से किस पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी? साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण, ज्ञानपीठ पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार? तो यहां पर दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको मिला था। लास्ट क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा डॉट डॉट अकादमिक की निर्वाचित फेलो थी, किस अकादमी की? भारतीय भाषा अकादमी की, साहित्य अकादमी, कला अकादमी या भाषा विज्ञान अकादमी की? सही आंसर ऑप्शन बी है, साहित्य अकादमी की ये फेलोशिप थी, निर्वाचित फेलो थी। क्लियर? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से आपके 15 क्वेश्चन पार्ट से संबंधित जो टॉप कैटेगरी के थे वो मैंने आपके सामने दिए हैं। यदि आप इन्हीं सभी प्रश्नों को और पूरे पार्ट को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हैं। नोट्स में चूंकि पूरे विस्तार से सब कुछ पढ़ने को मिलेगा, 40 से ज्यादा क्वेश्चन आपको प्रत्येक पार्ट पर, जहां मैंने अभी आपको इस पार्ट से संबंधित 15 प्रश्न दिए हैं, उसमें 40 से ज्यादा प्रश्न आपको उस पार्ट में पढ़ने को मिलेगा। मतलब हर पार्ट में पूरे विस्तार से रहेगा। नोट्स यकीन मानिए, इस नोट्स के अलावा या नोट्स से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ये मेरा प्रोमिस है। ठीक है, तो फाउंडेशन कोर्स की चारों ही नोट्स, चारों ही अलग अलग पेपरों की नोट्स बनाकर रेडी कर दी गई है। पीडीएफ फॉर्मेट में है, हिंदी माध्यम में है। जो भी स्टूडेंट इसको लेना चाहे, डिटेल में पढ़ना चाहे, बिल्कुल उनका स्वागत है, ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके लिए आपकी सिंपल सी प्रोसेस दी गई है। एक अमाउंट छोटा सा फिक्स किया गया है, क्योंकि टीम के द्वारा इस पर वर्क किया जाता है। मेरे थोड़ा कवरेज से बाहर रहती है चीजें। 149 रुपए में ऑल सब्जेक्ट ले सकते हो। ऑल सब्जेक्ट दैट मींस कि फाउंडेशन कोर्स के चारों पार्ट आप ले सकते हो, और अगर एक एक पार्ट आप लेना चाहते हो तो 49 पर सब्जेक्ट के चार्जेस यहां पर है। लेने के लिए आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सएप करने की आवश्यकता होगी। वहां पर बाकी जानकारी आपको वहां पर दे दी जाएगी। दोस्तों कमेंट करके मुझे बताइएगा सेशन आपको कैसा लग रहा है जो हमने फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट किया है। इसके अलावा अगर और कोई स्टूडेंट ऐसे है जो सेकेंड ईयर के अलावा फर्स्ट ईयर या थर्ड ईयर के देख रहे हैं, या फिर सेकेंड ईयर वाले बच्चे ही, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसके अलावा या फाउंडेशन कोर्स के कंप्लीट होते ही आप तुरंत बाद में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहोगे। क्लियर है? और कमेंट करके जरूर मुझे सजेशन दीजिएगा क्लास के बारे में। और इसके अलावा सेशन यदि आपको अच्छे लग रहे हैं, आप लुत्फ उठा रहे हैं इसका, तो लाइक जरूर कर दिया करें सेशन को। ठीक है, इससे काफी सपोर्ट मिल जाता है हम लोगों को। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।